इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत करते हैं आज। आपको ये बता दूं मैं कि 100 नंबर के पेपर में 44 नंबर के प्रश्न 12वीं कक्षा में कैलकुलस से आते हैं, जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस एक बहुत बड़ा पार्ट है। इंटीग्रल कैलकुलस न केवल 12वीं कक्षा के रिज़ल्ट के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बिना इंटीग्रल कैलकुलस के आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो जहाँ तक 12वीं कक्षा की बात है, इंटीग्रल कैलकुलस सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस, एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एक रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है आपको। इसके दो मेज़रमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ए और बी। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस रेक्टेंगल का एरिया बताइए, तो मुझे लगता है आप एक पल में ही बता देंगे। इसका एरिया जो होगा वो ए इंटू बी होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हो, उसका आधार ए दिया हो और इसका ये आधार पर जो लंब है वो बी दिया हो, और मैं कहूँ इसका आप एरिया बताइए, तो भी एक पल में आप बता देंगे हाफ ए इंटू बी। आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या आपको पता है, और यदि आपसे कहा जाए कि इसका एरिया बताइए, तो क्या आपको टाइम लगेगा? नहीं, आप तुरंत बता देंगे इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसी आकृतियां हैं जो परिभाषित हैं, डिफाइंड हैं, उनके सूत्र आपको पता है कि कैसे आपको एरिया निकालना हो। लेकिन सपोज़ करिए कि एक ऐसी आकृति आपके सामने आती है, ये एक कर्व है, ये कर्व है। मान लीजिए इस कर्व को मैं y = fx से परिभाषित करता हूँ। एक कर्व है y = fx, और ये दो रेखाएं हैं, ये x = a रेखा है और ये x = b रेखा है, और ये एक क्षेत्रफल है। आप देखिए x = a और x = b दो रेखा, और साथ में एक कर्व है y = fx। अब देखिए y = fx कर्व और दो रेखाओं x = a और x = b के बीच घिरा ये एक क्षेत्रफल है, एक शेडेड एरिया है जिसको मैंने अभी छायांकित किया है। अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं आपसे निकालने को कहूँ, तो इसके लिए आपके पास कोई इस प्रकार के फार्मूले नहीं हैं कि आप सीधा फार्मूला लगा दें और इस छायांकित क्षेत्र का आपको आसानी से क्षेत्रफल मिल जाए। तो इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत इसी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हुई। अब ये जो छायांकित क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, इसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? आप इसी चित्र को मैं अब यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो शेडेड एरिया है, इस एरिया को मैंने कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ये आप देख सकते हैं ना, ये एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, देखिए मैंने बनाया यहाँ पर, ये दूसरा रेक्टेंगल है, ये तीसरा रेक्टेंगल है, ये चौथा रेक्टेंगल, ये पांचवा। इस प्रकार मैंने इस शेडेड एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप में विभाजित कर दिया, और मैं यहाँ पर इसके कुछ रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये देखिए, ये कुछ रेक्टेंगल यहाँ पर बन गए। अब अगर मैं इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करूँ और उन एरिया को मैं आपस में जोड़ दूँ, तो ये जो आपका एरिया है ये निकल जाएगा। लेकिन आप देखिए, ये जो इसमें ये जो एरिया बचता है, ये बीच का जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये आपके कैलकुलेशन से बाहर हो जाता है। ये एरिया आप सपोज कीजिए कि ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रिप बहुत ही छोटे छोटे हो जाएं। मतलब कहने का आशय ये है कि ये बिल्कुल धागे के समान हो जाएं, तो ये जो आपका छूटने वाला जो एरिया है ये भी उसमें समाहित हो सकता है। और तब जब इन पूरे स्ट्रिप्स का क्षेत्रफल निकाल के उनको हम जोड़ दें, तो ये जो पूरा शेडेड एरिया है, ये पूरा शेडेड एरिया दिख रहा है, इसका आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए इनको 1 2 3 4 5 भागों में विभाजित किया है। अब ये पाँचवें भाग को मैंने लिखा है डेल एक्स एन। ये डेल x1, डेल x2, डेल x3, डेल x4 और ये डेल xn, ये 5 हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि n को मैं इनफाइनाइट कर दूँ, मतलब ये जो स्ट्रिप है उनकी संख्या कितनी हो जाए, अनंत हो जाए, तो स्ट्रिप की संख्या जब अनंत हो जाएगी, यानी n जो है वो अनंत हो जाएगा,
तो इसका एरिया इतना छोटा हो जाएगा कि जब हम सबको जोड़ेंगे तो ये जो बचे हुए क्षेत्रफल हैं ये भी उसमें आ जाएंगे और एग्जैक्ट इस शेडेड एरिया का आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बस यहीं से शुरू होता है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो आप देखिए इस पहले स्ट्रिप का आपको अगर मान लीजिए एरिया निकालना हो तो पहले स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो देखिए ये आपका क्या है, डेल x1, इसको आप चौड़ाई समझ लीजिए। और ये आपका कैसे निकलेगा, ये जो कर्व है आपका ये है y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर आपको x की जगह क्या रखना होगा, x1। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू एफ x1, यानी ये हो जाएगा आपका एफ x1 और ये हो जाएगा आपका डेल x1। तो इस एफ x1 में आप डेल x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अप्रॉक्सीमेट ये जो आपका रेक्टेंगल है उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पहला जो रेक्टेंगल है इसका पहला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एफ x1 इंटू डेल x1। वैसे इस दूसरे रेक्टेंगल का एरिया अगर आपको निकालना हो तो ये हो जाएगा आपका एफ x2 इंटू डेल x2। तीसरा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ x2 इंटू डेल x, माफ़ कीजिएगा एफ x3 इंटू डेल x3। आप लगातार निकालते जाइए, आखिरी आपका है एफ xn इंटू डेल xn। अब इस पूरे एरिया को निकालने के लिए आपको इन सारे स्ट्रिप्स के एरिया को आपस में जोड़ना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको जोड़ दूं तो जोड़ने पर मैं क्या लिखूंगा, एफ x1 इंटू डेल x1 प्लस एफ x2 इंटू डेल x2 प्लस, और इस प्रकार मैं कंटिन्यू जोड़ते जाऊंगा। आखिरी में क्या हो जाएगा मेरा, एफ xn प्लस डेल xn। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये एफ x1 इंटू डेल x1 ये स्ट्रिप है, एफ x2 इंटू डेल x2 ये स्ट्रिप है, और इसी प्रकार इन सब के एरिया को हमने अलग अलग निकाल दिया है और सब को हमने जोड़ दिया है। अब ये जो समेसन है इसको अगर संक्षेप में हमको दर्शाना हो तो हम कैसे लिखते हैं, ये आपका दिख रहा है एफ x1 इंटू डेल x1 प्लस एफ x2 डेल x2 प्लस एफ xn, लास्ट में आ गया आपका एफ xn इंटू डेल xn। अब इसको अगर संक्षेप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, समेसन एफ एक्स आई इंटू डेल एक्स आई। और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 n है, इसके जगह मैंने i लिखा हुआ है। तो समेसन में नीचे हो जाएगा i इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट किया आपने 1 से, तो i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और कहाँ तक आप गए हैं n तक, तो i इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n तक। अब सपोज कीजिए कि आपने ये जो स्ट्रिप आपने बनाए हैं ये इनको आपने अनंत कर दिया, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, अनंत हो जाएगा। तो इसको और कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर सामने लिख देते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये एक कंप्लीट एक फार्मूला आपके सामने आ जाता है। फार्मूला आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसे ही n नंबर ऑफ स्ट्रिप आपने यहाँ पर बनाए हैं और उन सब का आपने एरिया निकाला है और उस एरिया को आपने जोड़ दिया है, और इस पूरे जोड़ को एक नोटेशन के रूप में हम यहाँ पर सिग्मा नोटेशन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई डेल एक्स आई, जबकि i आपका 1 से शुरू होकर n तक जाता है और n आपका कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ये इस सूत्र की सहायता से हम इस पूरे एरिया को निकाल सकते हैं। अब इसी सूत्र को हम दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं जरा देखिए, इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। देखिए पहला जो लाइन है वो x इज इक्वल टू ए है, यानी इसका लोअर बाउंड्री जिसको हम बोलते हैं x इक्वल टू ए, और ये जो अपर बाउंड्री है x इक्वल टू बी, यानी इसका लोअर लिमिट a और अपर लिमिट इसका b है। तो ये इंटीग्रेशन का निशान है
हम पहले नीचे लोअर लिमिट लिखते हैं a और ऊपर लिखते हैं अपर लिमिट यानी b। इंटीग्रेशन a टू b, और अंदर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये fx और इनटू हो जाएगा आपका dx। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं बिल्कुल बराबर चीज़ें हैं, ये समेशन के रूप में है और ये इंटीग्रेशन के रूप में है। तो इस फार्मूले की सहायता से आप आराम से किसी इस प्रकार के एरिया का पता लगा सकते हैं कि वो कितना एरिया है। तो इस प्रकार विभिन्न कर्व, विभिन्न अपरिभाषित कर्व से घिरे हुए क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए इंटीग्रेशन का इजाद हुआ। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक दो उदाहरण यहाँ पर बताता हूँ। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि काफ़ी आगे चलकर ये प्रश्न आपको हल करने होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक सवाल मैं दे दूँ, x² + y² = 1 का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये एक वृत्त है x² + y² = 1। ये एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो 0 0 है और जिसकी त्रिज्या जो है वो 1 है, ये आपको मालूम है। ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 हो, मतलब केंद्र के निर्देशांक 0 0 हो और जिसकी त्रिज्या 1 हो, उसको हम x² + y² = 1 से उसका जो फार्मूला होता है x² + y² = 1 होता है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना हो, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अभी जो हमने इंटीग्रेशन का सूत्र बताया उसका आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये आपका कर्व है, ये आप देख रहे हैं कर्व, ये आपका कर्व है। इस कर्व का सूत्र है x² + y² = 1। इसको आप लिख सकते हैं y = √1 - x², इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब आपको अगर इसका एरिया निकालना हो तो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा ये 0, इस पॉइंट को लीजिए, और अपर लिमिट इस पॉइंट को लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0 और अपर लिमिट आपका हो जाएगा 1। इस बिंदु का निर्देशांक होगा 1 0। तो ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, और फार्मूला क्या होता है आपका fx dx, ये फार्मूला अभी हमने देखा। तो 0 to 1 fx की जगह आपका है अंडर, आप y dx भी लिख सकते हैं, क्योंकि y = क्या होता है fx, तो fx की जगह y dx लिख दो। अब इक्वल टू y की जगह आप क्या लिख दो, √1 - x² dx, लिमिट 0 to 1। अगर इसको आप हल कर देते हैं तो जो एरिया आएगा ये इस शेडेड क्षेत्र का एरिया आपको मिल जाएगा। इसको आप 4 गुना कर दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस प्रकार इंटीग्रेशन की सहायता से आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा और उदाहरण हम देखते हैं। ये दिया है वक्र y = 2x - x² और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत सिंपल है। आपका इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, fx × dx, ये आपका एरिया होता है, fx × dx। अब fx यानी आपका क्या है y, तो हो जाएगा y × dx, और y का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x - x², और ये आपका dx। अब इसका आपको लिमिट ज्ञात करना पड़ेगा। लिमिट ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर y के स्थान पर एक 0 रख दीजिए, तो y के स्थान पर 0 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2x - x² = 0। तो x आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 2 - x = 0। इसको हल करेंगे तो x = 0 या x = 2। तो ये आपका आसानी से आप लिमिट निकाल सकते हैं 0 to 2। अब इसको आप हल कर देंगे तो आपका y = 2x - x² और x अक्ष से घिरा जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार इंटीग्रेशन की वास्तविक शुरुआत तो हुई किसी कर्व और से घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। अभी क्लियर है आपका। अब फाइनली आपको ये ध्यान रखना है, ये इंटीग्रेशन का जो निशान है वो इस प्रकार होता है। देखिए, इंटीग्रेशन fx dx, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, x के सापेक्ष
क्या पढ़ेंगे? x के सापेक्ष इस फंक्शन का समाकलन, या हम पढ़ेंगे x के सापेक्ष इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, या हम इसको भी लिख सकते हैं y dx। अगर ऐसा लिखा हो तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि x के सापेक्ष y का समाकलन, x के सापेक्ष y का समाकलन। लिमिट किसी किसी सवाल में दिया होगा, किसी में नहीं दिया होगा। जिसमें नहीं दिया होगा इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जिसमें दिया होगा उसमें आप लिखेंगे। दो प्रकार के इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस का। मैं आगे चल के पूरे एक एक फार्मूला आपको बताते जाऊंगा, और एक एक फार्मूला पे बहुत सारे सवाल हम लोग हल करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।